हरियाणा से संजय अब हमें पूछ रहे हैं एमबीएल इंफ्रा पर सवाल। इनके पास भी 100 शेयर्स हैं और 215 के भाव पर इन्होंने खरीद की थी। मिस्टर सेठी, देखा जाए तो काफी नुकसान इनको हो चुका है, काफी ऊपरी लेवल्स की खरीद थी, लेकिन अब इनको अपने लॉसेस कैसे कट करने चाहिए? देखिए साक्षी, इन्होंने स्टॉक तो अच्छा चूज किया बट बहुत ऊपरी स्तर पे इन्होंने एंट्री करी है। कंपनी अच्छी है और रोड सेक्टर में अच्छा काम करती है और जिस तरह से सरकार का रोड्स पे फोकस है, मुझे लगता है इस स्टॉक के भी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे मेरी राय में इनको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए और यहाँ से बिल्कुल अपसाइड हो सकती है। हालांकि इनके भाव आने में अभी बहुत समय लगेगा, बट करंट लेवल्स पे मेरी राय में इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है एमबीएल इंफ्रा। अगला सवाल है चेतन का मुंबई से और सवाल है इनका सन फार्मा पर। 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 760 के प्राइस पर। हालांकि इनके परचेसिंग प्राइस से ऊपर भी है। और ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको बता दूं कि सन फार्मा ने महेंद्र सिंह धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया भी है रिवाइटल के लिए, तो नजर रखिए शेयर पर। लेकिन आशीष, क्या करना चाहिए? परचेसिंग प्राइस से ऊपर है, प्रॉफिट्स लेकर बाहर आए या फिर बने रहे सन फार्मा में? हाँ जी, मेरी इनको सलाह रहेगी 80% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लें। देखिए अभी के मार्केट में जो थोड़ा सा बाउंस बैक आया बजट के बाद, मेरा यह मानना है कि ये सिर्फ एक बाउंस बैक ही, ये एक रियल बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। 80% प्रॉफिट बुक करें, बाकी का जो है वो 830-835 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाकी की पोजीशन को रखें। देखिए सन फार्मा की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली बहुत सारे इसमें नेगेटिव स्टोरीज थी जो शायद 2015 में पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है अब जो बुरा फेज़ है उससे ये बाहर आ चुका है, ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ में है। यहाँ पे आपको रैली बहुत फास्ट तो नहीं मिलेगी, बट अगर दोबारा आपको 770-780 के आसपास मिलता है तो फिर से एंटर करें। ये एक ट्रेडिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया है ना एज कम्पेयर टू इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक। तो उसमें ट्रेड कर करके 80% प्रॉफिट बुक करके जाए ना, 20% को आप चाहें तो एज अ इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो इनको प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह 80% पे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे से अब रविंद्र हमें पूछ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल स्पेस से ही कोप्रान पर इनका सवाल है। 200 शेयर्स हैं इनके पास 45 के भाव पर। प्रॉफिट तो हो रहा है यहाँ पर, क्या आपको लगता है विकास यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर और अच्छी उम्मीद कर सकते हैं बने रहें तो? देखिए, ये स्टॉक भी फार्मा क्षेत्र की एक छोटी साइज की कंपनी है। स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी पिट चुका है, हालांकि निवेशक को मुनाफा जरूर हो रहा, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में भी बने रह सकते हैं और अगर समय देंगे तो यहाँ से भी थोड़े और अपसाइड देखने को मिलेंगे, तब ही कैन बुक हिज प्रॉफिट्स। जी, अगला सवाल है हमारे पास अशोक कुमार का जलंधर से और सवाल है इनका कोल इंडिया पर। 400 शेयर्स इनके पास 234 के प्राइस पर, अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं, 324 पर ट्रेड करे, ऑलमोस्ट 100 रुपए पर शेयर का इनको मुनाफा। और वैसे भी कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स को कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म नहीं, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन स्टॉक्स को आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स होंगे और इसीलिए शायद प्रॉफिट्स पर है भी। क्या करें आशीष? 450 तक के लेवल्स भी देखे गए हैं कोल इंडिया में, तो ऐसे में अभी 100 रुपए का मुनाफा लेकर बाहर आ जाए या फिर लंबी अवधि का नजरिया होने के लिहाज से बने रहें? देखिए मेरा इनको एडवाइस फिर से यही होगा कि 80% का प्रॉफिट यहाँ पे ज़रूर बुक करें। इनको करीब 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है जो बहुत हैंडसम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये स्टॉक जो है एक रेंज में मूव कर रहा है। नॉर्मली ये अपने 340 रुपये के लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता। अगर 340 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है ये शायद 400 के लेवल को भी टच कर दे, बट अभी मुझे लगता है नियर फ्यूचर में वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 80% प्रॉफिट बुक करें और करीब 312-310 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाकी के पोजीशन को होल्ड करें। जी, तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए, 80% तक के प्रॉफिट्स लेकर बाकी पोजीशन को होल्ड कीजिए कोल इंडिया में। एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। आज अच्छी खबर नहीं है टेलीकॉम स्पेस के लिए, और खबर यह है कि सीएजी ने टेलीकॉम कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पूरा ये मसला क्या है ये समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा मौजूद हैं। असीम, एग्जैक्टली क्या मामला है? सीएजी ने क्या कहा है, कब का ये मामला है और क्या एग्जैक्टली तर्क रखा है सीएजी ने? जी दीपाली, देखिए जो सीएजी है उसने टेलीकॉम कंपनी को ऑडिट किया था 2006 से लेकर के 2010 के अकाउंट्स का, और उसने पाया कि टेलीकॉम कंपनी जो है अंडर रिपोर्टिंग कर रही है। ये 6 टेलीकॉम कंपनियां जिसमें भारतीय एयरटेल, आइडिया सेलुलर, वोडाफोन, रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम, एयरसेल के नाम जो है वो शामिल है। तो सीएजी ने इन कंपनियों को ऑडिट किया और पाया कि कई अकाउंट्स पर जो है वो अपना अंडर रिपोर्टिंग रेवेन्यू का जी। इससे पहले भी दूरसंचार विभाग ने 1 साल का इनका टेलीकॉम कंपनियों का स्पेशल ऑडिट जो है वो करवाया था और पाया था कि वहां पे करीबन टेलीकॉम कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए की अंडर रिपोर्टिंग जो है वो की है। अब दूरसंचार विभाग इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए टेलीकॉम कंपनियों से ये रकम वसूलने की जो है वो तैयारी कर रहा है। जी, शुक्रिया असीम आपका। लेकिन ये खबर काफी बड़ी है क्योंकि जिस अमाउंट का जिक्र किया असीम ने वो काफी बड़ा है। जो ऑडिट किया था बीते सालों में सीएजी ने, उसके हिसाब से
सीएजी ने कहा है कि इन 6 टेलीकॉम कंपनियों ने 2006 से 2010 के बीच जो रेवेन्यूज है वो कम दिखाए हैं और 45,000 करोड़ तक के रेवेन्यूज कम दिखाए हैं। और सीएजी इस रिपोर्ट को जो उसने बनाई है इस पूरे ही मामले पर वो इसी सत्र में संसद में पेश कर सकता है। तो नजर रखकर चलिए, अगर ये रिपोर्ट पेश होती है तो डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी इन कंपनीज के लिए, शायद इसका रिएक्शन भी गोइंग फॉरवर्ड इन सभी स्टॉक्स में दिखे।